Although Hindustan annexed all the states, our insistence on Lord Mountbatten's initiatives led to a standstill agreement for a year. This agreement shall remain in force from today till 29th November 1948. 1 year time. Time? दिया है या ले लिया है? आला हजरत सलाम कबूल कीजिए। माफ कीजिएगा हुजूर, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है हम पर। जब से पाकिस्तान एक आजाद मुल्क बना है, उन पर कश्मीर समेत कई और मसलात हावी हैं, और इसीलिए ये एग्रीमेंट का चूरन हमें पकड़ाया जा रहा है। Indian Independence Draft Act 7. According to the decree, all domestic institutions should be merged in Hindustan. लेकिन आपके ब्रिटिश कानून के मुताबिक तो हम पाकिस्तान में भी मर्ज हो सकते हैं। निजाम साहब नहीं चाहते कि हम लोग पाकिस्तान के साथ जाएं। इसलिए हैदराबाद तयशुदा तारीख से पहले तुर्किस्तान बनना चाहिए। It is not that easy. If you want an independent state, you need port. You should have membership in the Commonwealth. The majority of people of this state should want this monarchy. यहाँ पर हिंदुओं की तादाद ज्यादा है, सब हिंदुस्तान के साथ जाना चाहते हैं। हाँ तो तादाद बढ़ाते, बाहरी मुल्कों से मुसलमान भाइयों को ले आते हैं, तबलीगी फरमान के तहत मजहब बदलवा लेते हैं। यहाँ पर कोई भी हलचल अगर होती है तो द यूनियन ऑफ इंडिया को खबर हो जाती है, समझ लो। तो क्या कर लेंगे? जंग के लिए आएंगे? इंशाअल्लाह आए उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे हम। लेकिन हमारे पास नए हथियार भी नहीं है। तो क्या हिंदुस्तान के पास है? जब तक वो कश्मीर के झगड़े में उलझे हुए हैं, हमें हथियारों का बंदोबस्त कर लेना चाहिए। असफ जाही सल्तनत के पास क्या नहीं है? पूरी दुनिया में हैदराबाद अपनी शानदार हुकूमत और इंतजामात के लिए जाना जाता है। हुजूर, इस शान को बरकरार रखने के लिए उनकी करेंसी भी यहाँ बंद होनी चाहिए। उनकी सेना हमारी सरहद भी न पार कर पाए। रिजवी साहब, रिजवी ने कहा एक एक लफ्ज सही है। हमें किसी के सरपरस्ती की जरूरत नहीं है। एड्रेस हथियारों के लिए हमने आदमी चेकोस्लोवाकिया और लंदन भेजो। सिडनी कॉटन ब्रिटिश पायलट है, उस पर कोई शक नहीं करेगा। उसकी मदद से वारंगल के मामनूर एयरपोर्ट पर हथियार मंगवाए जा सकते हैं। हाँ जी हुजूर। हुजूर, पाकिस्तान इस वक्त माली तौर पर काफी तंगी से गुजर रहा है। अगर हम उसकी मदद करें तो वो भी हमें हथियार दे सकता है। अगर जंग हुई तो वो हमारा साथ भी देंगे। उन्हें फौरन 20 करोड़ रुपए भिजवा दी जाएं। नवाज, नए मुल्क की तामीर में जो जो जमीनी सरहदी जरूरतें हों उनका इंतजाम करो। बंदरगाह के लिए पुर्तगालियों से गोवा खरीद लो। जी हुजूर। माउंटेन माउंटबेटन की मदद से कॉमनवेल्थ के मेंबरों में हमें शामिल कराने की बात करो। Okay, Nizam Sahib. निजाम साहब, मैंने आपसे बताया था मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा देना चाहता हूँ। प्लीज अगर इजाजत हो तो। जी जी हुजूर। अल्लाह हाफिज छत्तारी साहब। हुजूर, अगर आप चाहें तो पाकिस्तान से यूनाइटेड नेशंस को जाने वाले लायक अली को अपना वजीर आजम बना सकते हैं। दुनियावी तौर पर हमारी मुहिम और भी मजबूत हो जाएगी। अल्लाह हाफिज। भागो भागो, जल्दी जल्दी भाग। चलो चलो, बंदूक सीधा रख। तेज सबको घूम के आना है वापस। चलो, गोली मार साले को, मार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र है। आओ, हमारा ख्वाब दुनिया के हर परचम पर चांद तारे नमूदार करना है। फौज मेरे हाथ में है और ताकत आपके पास, और अब हैदराबाद पे हमारा इख्तियार है। वैसे हमारी रियासत ने 20 करोड़ रुपए दिए हैं पाकिस्तान को। आपके दोस्त जिन्ना क्या देने वाले हैं हमें इसके बदले में? हमें पाकिस्तान से पूरी मदद मिलेगी। कश्मीर मसले का हल होते ही सारी पाकिस्तानी फौज यहाँ आ जाएगी।
वैसे हमारी फौज के क्या हालात हैं? दुनिया के तमाम इस्लामिक मुल्कों से कई सारे मुस्लिम हमारी मदद के लिए यहाँ आ रहे हैं। हमने अब तक 10,000 से ज्यादा गरीब हिंदुओं को मुसलमान बनाकर फौज में भर्ती किया है। और जिन इलाकों में हिंदुओं की तादाद कम है, उन्हें भी डराकर इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो निजाम का ख्वाब और हमारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी और हैदराबाद तुर्किस्तान बन जाएगा इंशाअल्लाह। మున్షీ జీ, నిజాం ప్రభుత్వం మనం మర్యాదపూర్వకంగా ఇచ్చిన గడువును దుర్వినియోగం చేస్తోంది. నిజాం దృష్టంతా మతాధిపత్యం, ధర్మ విరుద్ధంగా వ్యవహరించడం మీదే ఉంది. నిజాం నిరంకుశత్వానికి రజ్వీ అరాచకత్వంతో పాటు ఇప్పుడు కొత్తగా లాయకలి ఉన్మాదం కూడా తోడైంది. 224 ఏళ్ల నిజాం ఉక్కు సంఖ్యల నుంచి హైదరాబాద్కి విముక్తి కలిగించాలంటే మీలాంటి వాళ్ళ అనుభవం చాలా అవసరం. మీరు భారత ఏజెంట్ జనరల్గా హైదరాబాద్కి వెళ్తే బాగుంటుంది. మనం 3 నెలల్లోగా హైదరాబాద్ సమస్యకు పరిష్కారం చూపించాలి. बस बस आगे आगे ये बस सब रखो मेरी बच्ची। बस बस थोड़ा सब रखो थोड़ा और जोर लगा बस बस ये क्या कर रही हो तुम यदम्मा? नर्स का जमींदार के पास सांप के कान है, बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, फिर भी अगर उसने सुन लिया और मुझ पर कोई कर लाद दिया तो मैं कहाँ से चुकाऊंगी, कहाँ से चुकाऊंगी? मेरे पास अब कुछ नहीं है। लड़की हुई है। ये क्या कर रही हो? उस निजाम की आड़ में कहीं वो रजाकार इसे बर्बाद न कर दे। मैं इसे ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ कोई जमींदार इसे अपनी जायदाद समझ के निचोड़ ना सके, जहाँ कोई पट्टेदार रजाकार इसका बलात्कार ना कर सके, इसे अपवित्र करके इसे नाले में ना फेंक दे, इसे नोच के खा न जाए। वहाँ भेज रही हूँ इसे। ये पाप है माँ जी, ये मेरी पहली औलाद है। कैसा पाप? हाँ, कैसा पाप? इसे उन भेड़ियों के सामने तुम छोड़ दोगी और कल को वो बच्चे को फाड़ खाएंगे, क्या ये पाप नहीं होगा? क्या सबका भाग्य एक जैसा होता है यादम्मा? यहाँ सबका भाग्य एक ही है, कुछ भी नहीं बदलता। हमारा भाग्य बदलेगा, मेरी इच्छा कब की मर चुकी है। मेरी दादी को लगता था मेरी माँ का भाग्य बदलेगा, मेरी माँ को लगता था मेरा भाग्य बदलेगा, और मैंने सोचा था मैं इसका भाग्य बदलूंगी, लेकिन कुछ नहीं बदला। मैं इस बच्ची को इन जानवरों के बीच नहीं रखना चाहती, इसे डर डर के जीनी पड़े ऐसी जिंदगी नहीं देना चाहती, इसीलिए मैं इसी वक्त इसे मार डालूंगी। मैं इसे इस अपमान से मुक्त करना चाहती हूँ। लगता है तुम्हारी बहू को बच्चा हुआ है। ये बताओ, लड़के का महसूल अदा करोगी या फिर लड़की का? लड़की पैदा हुई थी लेकिन मर गई। ऐसा क्या? तो लड़की वाला कर चुका दो और उसकी मैयत का भी।
ఇంత అన్యాయం జరుగుతున్నప్పటికీ ఎదురు తిరగాలన్న ధైర్యం ఒక్కరికి రాలేదా? వచ్చింది పటేల్జీ. ప్రపంచ చరిత్రలో ప్రజలే ఆయుధాలై పోరాటం చేస్తున్నది కేవలం హైదరాబాద్ సంస్థానంలోనే. బానిసలుగా బ్రతకలేక బాకుల్లా మారి తిరగబడుతున్నారు. కమ్యూనిస్టులు సాయుధ పోరాటం చేస్తున్నారు. ఆర్య సమాజ్, స్టేట్ కాంగ్రెస్, ఆంధ్ర మహాసభలని ప్రజలను ఏకం చేస్తున్నారు. వందే మాతరం, గ్రంథాలయ ఉద్యమాలు, రైతు కూలీ ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఎందరో కవులు, కళాకారులు వారి కళల ద్వారా ప్రజల్ని ప్రభావితం చేస్తున్నారు. బడికెళ్లాల్సిన పసిపిల్లల కాడ్నుంచి కాటికి కాళ్ళు చాపిన పండు ముసలాళ్ల వరకు ఆడా మగా తేడా లేకుండా నిజాం రజాకార్లకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమాలు చేస్తున్నారు. अरे ओ एलम्मा, ये काम खत्म हो जाए तो धान जमींदार क्या भेज देना। अपनी मेहनत से उगाई हुई फसल मैं जमींदार को क्यों दूं? खेत जमींदार का है तो फसल भी उसी की हुई ना। ये उत्तम राजू का खेत है, बटाई पर लेकर इस पर फसल उगाई है, और अब ये जमींदार की कैसे हो गई? इस इलाके में जितने भी खेत है सब जमींदार के हैं। अगर तू ज्यादा बड़बड़ करेगी ना तो इज्जत और जान दोनों जाएगी तेरी। अच्छा, तू मुझे डरा रहा है? अपनी फसल का एक दाना नहीं दूंगी, तुझे जो करना है कर ले। रंडी साली हरामजादी, तू हमारे सामने आवाज ऊंची करेगी? तेरी तो रंडी बोलता है हरामजादे। जमींदार आ रहा है। सरकार, नमस्ते मालिक। साली, तेरी इतनी हिम्मत? अम्मा, मेरे खिलाफ बोलेगी तू? हाँ, मार डालो। पटेल जी, नरसिम्हा रेड्डी, मत भूलो कि हम दोनों एक हैं। सही कहा। यहाँ जितने भी लोग हैं सब एक ही हैं, लेकिन तुम नहीं हो, समझे? तुम निजाम की वो कठपुतली हो जो उसी के इशारे पे नाचते हो। नरसिम्हा रेड्डी, हम जमींदार हैं। जमींदार का मतलब लोगों की मेहनत की कमाई से अपनी कोठियां भरना नहीं होता, बल्कि उनका सहारा बनना होता है। दिन रात शराब के नशे में नई नई लड़कियां खोजते हो, गरीबों और औरतों की पीठ पे कोड़े मारते हो और खुद को जमींदार कहते हो। जमींदार का मतलब लोगों के साथ रहना, उनके सुख दुख में शामिल होना होता है, लेकिन तुम्हारे गले में तो निजाम का पट्टा पड़ा है। एलम्मा के लिए मैं 60 किलोमीटर दूर से आ रहा हूँ। एलम्मा के अनाज को अगर तुमने हाथ भी लगाया
तो तेरे हाथ काट डालूंगा। ये बाहरी आदमी हमारे गांव के मामले में दखल देगा। अगर इनकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो देखने के लायक नहीं छोड़ूंगा। जा। एलम्मा, जहां मन करे वहां बेचो अपना अनाज। पटेल जी, सारी बोरियां लाद दो बैलगाड़ी पे। तुम लोगों का डर ही इसकी ताकत है। राजा रेड्डी, उठाओ बोरी। नरसिम्हा रेड्डी, राजा रेड्डी, तुम दोनों को हिरासत में लेते हैं। आखिर क्यों? एक गरीब किसान की मदद करने के जुर्म में? नहीं, जमींदार का अनाज हड़पने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करते हैं। नहीं साहब, ये उत्तम राजू का खेत है। मैंने उससे बटाई पर लिया था, सारा पैसा भी चुका दिया है। ये मेरा खेत है। बहुत पहले ही उत्तम राजू ने मुझे बेच दिया था। कागजात भी मेरे पास हैं। ये खेत जब तपती धूप में हल चलाना था तो एलम्मा का था, बीज बोना था तो एलम्मा का था, रात भर जाग के सिंचाई की, रखवाली की, तब भी एलम्मा के ही नाम था। अब जब फसल पक के हाथ में आई तो नाम बदल गया, खेत जमींदार का हो गया। ये अन्याय है। जहाँ के निजाम ने मजहब का चश्मा लगा के आके मूंद लियो, वहाँ तुम न्याय की उम्मीद करते हो? देखो नरसिम्हा रेड्डी, न्याय और अन्याय की बातें कोर्ट में जाकर करना। साहब साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, पटेल साहब को छोड़ दीजिए। आप चाहो तो पूरा धान ले जाइए। चिंता मत करो तुम, ये फर्जी कागज दिखा के गिरफ्तार कर रहे हैं। कितने दिन अंदर रख पाएंगे मुझे? ए रामचंद्र रेड्डी, मुझे पता है बाहर कैसे निकलना है और बाहर आके क्या करना है वो भी पता है। खबरदार, ले जाओ इसे। साहब, नहीं 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 साहब, इन्हें छोड़ दीजिए। ले जाओ। साहब, साहब, उन्हें छोड़ दीजिए। साहब, पटेल जी, नहीं। चार लोग तेरे पीछे खड़े हो गए तो तू अपने आप को लीडर समझने लगा। लोगों को अपने पीछे रख के कोई नेता नहीं बनता रिजवी, लोगों को साथ लेके आगे बढ़ने वाला ही नेता होता है। अगर उनके नेता को भी मार दिया जाए तो? पटेल जी, नहीं, साहब, क्या अत्याचार कर रहे हैं? नहीं, बस कीजिए साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए साहब, साहब। सुनो एलम्मा, जमींदार, पट्टेदार, जागीरदार, ठेकेदार और पुट्ठेदार, ये सब निजाम साहब के वफादार हैं, समझी? तुम उनके खिलाफ जाओगे और हम तुम्हें छोड़ देंगे।